मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग, MS कॉलेज बीकानेर से MA होम साइंस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक विषय प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रसार शिक्षण पद्धतियों का महत्व एवं वर्गीकरण पर चर्चा की। इसी क्रम में आज दूसरे चरण में हम प्रसार शिक्षण पद्धतियों के चयन, प्रयोग एवं प्रभावित करने वाले तत्वों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम प्रसार शिक्षण विधियों के चयन के विषय में बात करेंगे। प्रसार का कार्य उद्देश्यपूर्ण शिक्षण की एक प्रक्रिया के रूप में होता है, जिसका कि लक्ष्य मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। उस उद्देश्य के लिए प्रसार शिक्षण विधियों का सही चयन बहुत ज़रूरी होता है। प्रसार शिक्षण प्रविधियों के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी मनोवृत्ति और कार्यदक्षता में सकारात्मक परिवर्तन लाने की चेष्टा की जाती है। इस उद्देश्य को सफल बनाने में प्रसार शिक्षण पद्धतियों का सही चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ बातें हैं जिनको कि ध्यान रखना होता है प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय। वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला, लोगों के मानसिक और शैक्षिक स्तर को ध्यान रखना। लोगों की शैक्षिक योग्यता, उनकी समझ का स्तर, उनकी रीति रिवाज, मान्यताएं, आदर्श और विश्वास, इन सभी तत्वों को प्रसार विधि के चयन के समय ध्यान में रखना जरूरी है। निरक्षर और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए लिखित सामग्री का प्रयोग अनुपयुक्त होता है, वहीं गंभीर बौद्धिक शिक्षण विधियों का प्रयोग केवल पढ़े लिखे और शिक्षित समुदाय पर ही उपयुक्त होता है। दूसरा तत्व है आर्थिक स्तर। प्रसार शिक्षण विधि का प्रयोग ग्रहणकर्ता और प्रसारकर्ता की आर्थिक समृद्धि से प्रभावित होता है। प्रदर्शनी, मेला, भ्रमण जैसी खर्चीली विधियों का प्रयोग केवल समृद्ध समुदाय वालों के लिए ही उपयुक्त होता है, जबकि कठपुतली शो, नुक्कड़ नाटक, स्थानीय साधनों से प्रदर्शन आदि का लाभ सभी आर्थिक वर्ग के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा शिक्षण साधन की उपलब्धता। साधनों की उपलब्धता लोगों को उनसे लाभान्वित होने से बाधित करती है। जिन स्थानों में बिजली नहीं है, वहाँ टीवी, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि ब्लैक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, पोस्टर, छपित सामग्री के अभाव में भी अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना संभव नहीं होता है। चौथा तत्व है ग्रहणकर्ता की संख्या। उपस्थित जन समूह के आकार को ध्यान में रखकर के भी शिक्षण विधि का चयन करना होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, चार्ट, ग्राफ आदि छोटे समुदाय के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि बड़े समूह या जन समूह को संबोधित करने के लिए हमें लाउड स्पीकर, प्रोजेक्टर, टीवी इन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना होता है। अगला तत्व है यातायात की सुविधा। नाटक, कठपुतली का प्रदर्शन, नृत्य, मेला, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं आदि का लाभ उन क्षेत्रों में ही उठाया जा सकता है जहां आसपास के लोग सुविधापूर्वक वहां पहुंच सकें तथा प्रसारकर्ता और टीम के लोगों को भी इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए वहां पहुंचने में सुविधा हो। अतः यातायात की सुविधा का
विशेष ध्यान रखना होता है, तभी कोई भी कार्यक्रम किसी स्थान विशेष में आयोजित किया जा सकता है। इसके अलावा अभिरुचि, शिक्षणकर्ता का प्रयोग करते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि लोगों की रुचि किन शिक्षण विधियों में है। जिस विधि के प्रति लोगों का अधिक रुझान होगा वह अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगी। ग्रामीणों को लोक पारंपरिक कथाओं, नृत्य, गीत, विभिन्न लीलाओं, कठपुतली प्रदर्शन के द्वारा सहज ही प्रभावशाली और रोचक तरीके से जानकारियाँ दी जा सकती हैं। अगला तत्व है स्थानीय समस्याओं का निदान। वे शिक्षण पद्धतियाँ अधिक उपयोगी और लोकप्रिय होती हैं जिनके द्वारा लोगों की स्थानीय और तात्कालिक समस्याओं का निदान संभव होता है। इसके अलावा आयु भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। कम आयु के लोग नई पद्धतियों के प्रति अधिक आस्थावान होते हैं, जबकि प्रौढ़ व्यक्तियों में इनके प्रति रुचि का अभाव देखा जाता है। अतः प्रसार विधि का चयन करते समय ग्रहणकर्ता की आयु का भी ध्यान रखते हुए उसके अनुरूप विधि का चयन करना होता है। अगला तत्व है शिक्षण विधियों का सम्मिलित प्रयोग। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षण विधियों का एक साथ प्रयोग भी करना पड़ता है। किसी भी शैक्षणिक कार्य को संपन्न करने के लिए एक ही प्रकार की शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं होती है, बल्कि दो या दो से अधिक विधियों का संयुक्त रूप से प्रयोग करना होता है। अर्थात शिक्षण को अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए इनका सम्मिलित प्रयोग जरूरी होता है। इसके अलावा अब हम चर्चा करेंगे कि शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करते समय हमें और क्या-क्या बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात है सहज उपलब्ध विधियों का प्रयोग करें। शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करते समय हमें ये देखना होगा कि जो प्रविधियाँ स्थानीय रूप से सहज रूप में उपलब्ध होती हैं, उस स्थान विशेष पे उन विधियों का ही प्रयोग किया जाना उपयुक्त होता है। दूसरा, शिक्षण के अनुरूप विधि का प्रयोग करना, अर्थात शिक्षण कार्य के अनुरूप विधि का चयन करते हुए हमें उन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि सीखने की प्रक्रिया को बल मिले या सीखना स्थायी और सफल हो सके। तीसरा, स्थानीय ग्रहणकर्ताओं के अनुरूप विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ग्रहणकर्ता की बौद्धिक स्तर, आर्थिक स्तर, उनकी मनोवृत्ति, वहाँ की जनसंख्या, शिक्षण स्थल, इन सभी के अनुरूप विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तभी शिक्षण का कार्य प्रभावशाली रूप में संपन्न हो सकता है। आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर प्रयोग। कुछ शिक्षण विधियों का बार बार प्रयोग करना पड़ता है, अतः शिक्षण विधियों का बार बार प्रयोग और उनका सम्मिलित प्रयोग उनकी आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा पुनरावृत्ति और एवं सम्मिलित प्रयोग पर भी बल दिया जाना चाहिए। शिक्षण की सफलता ग्रहणकर्ता की अधिकतम ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर निर्भर करती है, अतः हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया जाए जिनमें ग्रहणकर्ता की अधिकतम ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता समाविष्ट हो। इसके अलावा प्रसार शिक्षण में लक्ष्य और उद्देश्य की प्रमुखता रहती है, अतः परिणाम पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट होना भी जरूरी होता है।
अगला तत्व है ग्रहणकर्ता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना। शिक्षण विधियों का प्रभावशाली प्रयोग तभी संभव होता है जबकि ग्रहणकर्ता के साथ प्रसारकर्ता का प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है। ये संबंध आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक रूप से एक समूह में भी लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण बात है प्रशिक्षित विशेषज्ञ के माध्यम से शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण विधियों का प्रयोग करते समय प्रसारकर्ता को उस विषय में प्रशिक्षित या पारंगत होना भी जरूरी होता है, अन्यथा वो उन शिक्षण पद्धतियों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता भी ले सकता है। इस प्रकार से इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए प्रसार शिक्षण प्रविधियों का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया जाए जिससे सीखने की प्रक्रिया को बल मिल सके, लोगों की मनोवृत्ति और सोच को सकारात्मक बनाया जा सके, उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उनकी कार्यकुशलता या दक्षता में परिवर्तन या वृद्धि की जा सके। इसी क्रम में अब हम प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले तत्वों के विषय में चर्चा करेंगे। प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व के अंतर्गत पहला है अपेक्षित लक्ष्य या उद्देश्य। जैसा कि पहले कई बार कहा जा चुका है कि प्रसार का कार्य लक्ष्य पूर्ण होता है, इसमें लक्ष्य या परिणाम का लाभकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। यही कारण है कि अधिकांश शिक्षण स्थितियों में परिणाम या लक्ष्य को दिखाकर लोगों में आकांक्षा जगाई जाती है, शिक्षण का कार्य आरंभ किया जाता है, जिससे कि उद्देश्य और लक्ष्य जब हमारे सामने होता है तो प्रसार का कार्य उतना ही उपयोगी और प्रभावशाली हो जाता है। दूसरा कारक है ग्रहणकर्ता की भागीदारी। प्रसार शिक्षण एक व्यवहारिक शिक्षण की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता का भाग लेना अर्थात स्वयं कार्य करके सीखना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे पर्यावरण सुरक्षा या स्वच्छता अभियान, पौष्टिक आहार बनाना, बच्चों की देखभाल करना, ऐसे बहुत से प्रसार शिक्षण के कार्यक्रम होते हैं जिसमें लोगों की भागीदारी ज़रूरी होती है और प्रभावशाली तरीके से शिक्षण की प्रक्रिया का लाभ तभी जनसमूह तक पहुंचता है जबकि प्रसारकर्ता ग्रहणकर्ता के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है और लोगों की भागीदारी इसमें अधिक से अधिक होती है। तीसरा कारक है शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता। किसी भी क्षेत्र विशेष में सभी शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करना प्रसारकर्ता के लिए सुविधाजनक या संभव नहीं होता है। शिक्षण विधियों के प्रयोग के अभाव में प्रसार शिक्षण प्रभावशाली होता है तथा प्रभावित होता है तथा प्रसारकर्ता अपने ज्ञान का स्थानीय संसाधनों का भरपूर प्रयोग नहीं कर पाता है। इसी प्रकार जो कार्यकर्ता साधन संपन्न होते हैं, अधिकाधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं, उनके क्षेत्र में प्रसार शिक्षण लाभकारी तरीके से प्रभावित होता पाया जाता है। अगला कारक है शिक्षण साधनों की उपलब्धता। प्रसार शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण साधनों का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रोजेक्टर, जनरेटर, विद्युत आपूर्ति, कैमरा, स्क्रीन, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर जैसे महंगे साधनों के साथ साथ ग्राफ बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और कठपुतली प्रदर्शन, मेला, इन सभी को साधनों को भी सम्मिलित किया जाता है।
इन सभी शिक्षण साधनों के प्रयोग के द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो हमें ये देखना होता है कि प्रसार शिक्षण सामग्रियों की उपलब्धता के आधार पर ही हम उन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करें। समय की उपलब्धता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। किसी भी कार्य को करने में समय की मांग होती है। सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों के पास शिक्षण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय होना जरूरी है। यदि सायंकाल गोष्ठियाँ, समूह चर्चा, प्रदर्शनी, मेला, भ्रमण आदि शिक्षण पद्धतियों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें समय की अधिक मांग होती है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास पर्याप्त समय हो। समुचित समय के अभाव में इन शिक्षण विधियों का हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगला कारक है स्थानीय परिस्थितियाँ। शिक्षण विधियों को स्थानीय स्थितियाँ अनेक रूप में प्रभावित करती हैं। लोगों का रवैया, लोगों के आचार विचार, उनके आदर्श, रीति रिवाज, अंधविश्वास, नेतृत्व, भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ पर उपलब्ध स्थानीय सुविधाएं आदि सभी तत्व प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करते हैं। अगला कारक है प्रसारकर्ता या शिक्षक की कार्य क्षमता। शिक्षण को रुचिकर और प्रभावशाली बनाना काफ़ी हद तक सिखाने वाले का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। अतः पाठ्य विषय को जब ग्रहणकर्ता के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो यह ध्यान रखना होता है कि उसे इस तरह से सिखाया जाए कि लोग उससे लाभान्वित हो। यानी सिखाने वाले की कार्य कुशलता पर यह बात निर्भर होती है कि ग्रहणकर्ता में किस तरह से हम अभिरुचि को जगाते हैं या उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो शिक्षक स्वयं उस विषय में रुचि लेते हुए कार्य को भरपूर रुचि के साथ करे, तभी ग्रहणकर्ता या जनसमूह भी अपनी सहभागिता निभाता है। और अंतिम तत्व या कारक है शिक्षण विधि की प्रभावशीलता। कुछ समय पूर्व तक प्रिंटेड सामग्री या छपित सामग्री और जो श्रव्य साधन हुआ करते थे, रेडियो, रिकॉर्ड आदि, इनका प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया जाता था। मगर वर्तमान में नए नए साधन और तकनीकों के विकास के साथ आज टेलीविज़न, वीडियो, कंप्यूटर, इनके माध्यम से प्रसार शिक्षण को सशक्त और प्रभावशाली तरीके से संपन्न किया जा रहा है। तो इन प्रसार शिक्षण माध्यमों में जैसे जैसे परिवर्तन आता जा रहा है, इन दृश्य श्रव्य माध्यमों के माध्यम से शिक्षण की विधि को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा रहा है। साथ ही स्वयं करके देखने और स्वयं करके सीखने की पद्धतियों के माध्यम से शिक्षण का कार्य बहुत ही प्रभावशाली हो गया है। इस प्रकार प्रसार शिक्षण को सफल बनाने में प्रसारकर्ता को इन सभी शिक्षण विधियों की संपूर्ण जानकारी होना जरूरी होता है। शिक्षण विधियों का सतर्कतापूर्वक चयन करना, इनका उपयोग करना और सफल शिक्षण के लिए उन सभी तत्वों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि शिक्षण विधियों को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।